उसको लिए और सबको वर्दी पहनाई, पुलिस की मतलब आर्मी की वर्दी पहनाई और वर्दी में मार्च किया। तो ये हॉलवेल स्मारक तक मार्च कर रहे थे और इसके बाद इनको पकड़ लिया गया, क्योंकि भाई अंग्रेज डर गए इनसे कि यार इतने ये आदमी इतनी कम उम्र में इतने सारे लोगों को मोटिवेट करके आर्मी की वर्दी पहना के हमारे सामने ही परेड करके निकलेगा। और स्लोगन थे बहुत सारे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भाग जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो, ये सब स्लोगन थे। तो इनको पकड़ लिया गया। तो इनका पहला ये काम था कि इन्होंने हॉलवेल जो स्मारक है वहां तक रैली निकाली थी और मेरे ख्याल से उस समय उन्होंने 2500 लड़कों को आर्मी की वर्दी पहना के ये सब किया था। तो इनको जेल में बंद कर दिया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नेताजी की बात कर रहे हैं, नेताजी की। इनको जेल में बंद कर, पहले तो इनको जेल में रखा गया, लेकिन इनके जो पिता थे जानकी नाथ बहुत बहुत बड़े आदमी थे, बहुत सम्मान था इनका। तो फिर ये बोला गया इनको इनके घर में नजरबंद कर दिया जाए। नजरबंद मतलब इनको इनके घर में कैद कर दिया जाए, मतलब इनके घर के सामने 2 पुलिस वाले हमेशा तैयार रहते थे और कभी भी इनको बाहर निकलने नहीं देते थे। इसे कहते थे नजरबंद करना, हाउस अरेस्ट करना। तो भाई नेताजी तो अपने नेताजी, इन्होंने बोला अब क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, अपनी दाढ़ी उड़ी बढ़ाई, पठान का भेष लिया, मतलब कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ा ली। और पहले तो अपने घर वालों को बोला कि भाई अभी बीमार हैं, सुभाष बीमार है। तो बहुत दिन से उनसे कोई मिला ही नहीं। उसके बाद जब इनकी दाढ़ी उड़ी बहुत बढ़ गई तो उन्होंने अपने भतीजे की मदद ली और अपने घर से बाहर निकल गए। पुलिस वाले भी इनको पहचान नहीं पाए। ये अपने घर से क्या निकल गए? बाहर निकल गए, क्योंकि इनको हाउस अरेस्ट किया गया था और अंग्रेजों को पता था कि नेताजी को कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो ये आदमी कुछ ना कुछ बड़ा तो करेगा। तो ये कलकत्ता से पहुंचते हैं पेशावर, रोड के रास्ते पेशावर पहुंचते हैं। ठीक है, पेशावर से होते हुए रशिया जाते हैं। इस मैप को थोड़ा और मैं छोटा करता हूँ। ये ठीक है। तो इनको घर में अरेस्ट किया गया था। नेताजी यहाँ से निकले, पहले वहां कहाँ पहुंचे? पेशावर। पेशावर से अफगानिस्तान होते हुए ये जाते हैं उस समय का यूएसएसआर। उस समय का यूएसएसआर में ये सब देश थे, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे देश उस समय के यूएसएसआर में थे। बहुत बड़ा था ये, सॉरी चाइना आ गया यहाँ से। ये सब यूएसएसआर था उस समय का। ये रशिया जा रहे थे क्योंकि इनको ये पता था कि रशियन सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत से अंग्रेजों को बाहर निकाले। तो ये सपोर्ट में निकल गए। तो ये पहुंचते पहले कहाँ? रशिया पहुंचते हैं। रशिया में जब इनकी बात नहीं बनती, रशिया में इनकी बात नहीं बनती, तो फिर ये वहां से निकलते हैं। रशिया इनकी व्यवस्था करता है कि ठीक है भाई हम आपको पहुंचवा देते हैं। तो ये फिर इनको इटली पहुंचाते हैं, रशिया उनको इटली पहुंचाते हैं। इटली से वो जाते हैं जर्मनी। जब ये जर्मनी जाते हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात बता रहा हूँ मैं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे धूमधाम मचा रहे हैं। ये 1941 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब ये जर्मनी पहुंचते हैं, जर्मनी इनको इनको कौन मिलेगा? हिटलर मिलेगा। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी क्यों गए? थोड़ा सा वर्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर पे ध्यान दो आप। सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ सेंट्रल पावर है, वैसे ये आपके सिलेबस नहीं फिर भी जान लो, एक तरफ एक्सिस पावर के देश थे। एक्सिस पावर में जर्मनी है, इटली है, ये सब लोग हैं। और इधर साइड यूएस, यूके, फ्रांस, ये सब लोग हैं। जीतेंगे यही लोग, जीतेंगे ये सेंट्रल पावर लोग। लेकिन अब जर्मनी का दुश्मन कौन है? यूके है ना। यूके मतलब ब्रिटेन, और ब्रिटेन तो भारत में ही बैठा है। तो भाई दुश्मन कहीं भी हो, उसको उसको हराना, उसको मारना युद्ध का नियम है। तो ये जर्मनी इसलिए जा रहे थे कि हिटलर जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, तो अगर हिटलर से सपोर्ट मिल जाए तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं। और इस बीच क्या हो रहा था, हिटलर ने शुरुआती, मैंने बोला था शुरुआत के 3 साल हिटलर ने इनकी हालत पतली करके रखी थी। इधर हिटलर और इधर फिर अपना जापान। कहाँ गया जापान? यहाँ पे, ये जापान। जापान भी देखो, मैंने इनकी इसकी टीम में जापान भी है। तो ब्रिटेन जैसे दुनिया भर में इसने कॉलोनी बना के रखी थी, तो इसकी दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में इसकी आर्मी थी। और जब ये अटैक शुरू हुआ तो अफ्रीका में हिटलर ब्रिटेन को हरा रहा है, मतलब इनकी आर्मी को हरा रहा है। तो इनकी आर्मी में जो लोग हार रहे हैं वो उनको कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, यानी युद्ध बंदी। क्या कहते हैं? प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि भाई युद्ध में हमने इनको हार गए थे इसलिए प्रिजनर बना लिया। ये सब कौन होते हैं? ये सब सैनिक होते हैं। तो जर्मनी के पास बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो ब्रिटिश सैनिक थे। लेकिन ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो ब्रिटेन के सैनिक है ना, वो कौन है? 10 में से 9 तो भारतीय ही है ना। ये ब्रिटेन कहने को ब्रिटिश आर्मी के लोग पकड़े गए, लेकिन ब्रिटिश आर्मी में है कौन? असल में हम भारतीय हैं। तो बहुत सारे भारतीयों को यहाँ अफ्रीका में इसकी आर्मी ने हराया था, जर्मनी की, और फिर ये उठा के ले गया था अपने देश। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। सुभाष बाबू जब वहां पहुंचे तो इन्होंने लगभग 2500 लोगों को, जो कि भारतीय थे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे,
हिटलर से बात करके बोला यार ये 2500 लोगों को छोड़ दो यार। तो हिटलर ने पूछा क्या करोगे, तो बोला यार इनको अपने देश ले जाएंगे और अंग्रेज को मारेंगे। तो जर्मनी, हिटलर ने बोला ठीक है, वेरी गुड। तो सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में 2500 सैनिकों के साथ बनाई थी आर्मी, जिसका नाम था फ्री इंडिया लीजन। ये ध्यान रखना, फ्री इंडिया लीजन। फ्री इंडिया लीजन सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय युद्धबंदी थे, जो कि ब्रिटेन की सेना में थे और जो कि जर्मनी द्वारा हारे गए थे, उनको छुड़ाया। 2500 लोग थे और ये फ्री इंडिया लीजन की स्थापना कहाँ की थी? जर्मनी में की थी, जर्मनी में। और ये जर्मनी में हिटलर से सहायता मांग रहे थे कि यार तुम कुछ करो यार, कुछ सपोर्ट करो, लेकिन कुछ मतभेद ऐसे हुए कि सुभाष बाबू को लगा कि हिटलर भरोसे का आदमी नहीं है। तो कम से कम 3-4 महीने वहां रुके हुए थे और यहाँ पे इन्होंने शादी भी की। इनकी वाइफ जर्मन थी, ठीक है। तो ये सब चीज हो रही थी, लेकिन हिटलर से इनकी बात नहीं बनी। तो इनका ये हुआ कि यार हिटलर भरोसे का आदमी नहीं है। हिटलर से इन्होंने बोला एक काम करो यार, मेरी कुछ व्यवस्था करवा दो, मुझे जापान जाना है। तो हिटलर ने सबमरीन की व्यवस्था करवा दी, सबमरीन। तो सबमरीन से अगर ये धरती गोल है, इधर से हम पीछे घूमेंगे तो हम जापान आ जाएंगे। तो ये इधर जो पीछे है वो प्रशांत महासागर है। तो सबमरीन की सहायता से हिटलर, ये जर्मन ने व्यवस्था कराई थी। ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं जापान। यहाँ तक की जो मैंने कहानी बताई है, ये क्लियर है? क्या रिप्लाई करिए। जी सर। तो ध्यान रखिए कि फ्री इंडिया लीजन भी भारतीय सैनिक थे, जो कि जर्मन ने उनको पकड़ के रखा था। सुभाष चंद्र बोस ने 2500 सैनिकों को छुड़ाया था। लेकिन हिटलर से जब बात नहीं बनी ना, तो ये 2500 सैनिक ये वहीं रह गए। ये वहीं रह गए, ये कहीं आएंगे नहीं, क्योंकि बात ही नहीं बनी, फिर चले गए। लेकिन ये कि ये सारे सैनिक एक तरह से छूट गए थे, छुड़वा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और तभी उनको नारा मिला था नेताजी का। ठीक है, देखो एक अकेला आदमी दुनिया भर घूम रहा है, दुनिया भर से मांग रहा है सपोर्ट, और देखिए, और इतना ज्यादा अच्छा ओरेटर, इतना अच्छा वक्ता है कि बड़े बड़े लीडर्स उससे मिल रहे हैं और उसकी बात मान भी रहे। खैर, किसी बात में मतभेद हुआ, इसलिए हिटलर से इनकी बात नहीं बनी। क्यों मतभेद हुआ, ये बड़ा टॉपिक है और अभी परसों पेपर है, तो जितनी काम की चीजें वो जानो। अब ये पहुंच जाते हैं जापान। जापान पहुंच गए, और जापान भी मैंने बोला था कि जापान, जर्मनी, इटली, ये सब ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब अगर ब्रिटेन की बात करें, तो ये जो पूरा म्यांमार वाला एरिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है सिंगापुर, यहाँ सब में ये सब इलाका ब्रिटेन के अंडर में था। इसका मतलब यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी है, और ब्रिटिश आर्मी मतलब भारतीय है। और जापान ने इधर इधर बहुत सारे अटैक करने शुरू किए, यहाँ बहुत सारे अटैक करने शुरू किए, और ये सारे एरिया को जीत लिया। और सबसे बड़ा जो एरिया जापान ने जीता वो था सिंगापुर। सिंगापुर में इसमें बहुत सारे सैनिकों को बंदी बना लिया। ये जो सैनिक थे, कहने को ब्रिटिश आर्मी के थे, लेकिन थे सब भारतीय। ये सब भारतीय थे, ध्यान रखिएगा, ये सब भारतीय थे। अब एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के बारे में आपको पता होगा, 1912 में जब राजधानी पर ट्रांसफर हो रहा था, तब इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बम अटेम्प्ट किया था मारने के लिए, लेकिन वो बच गया था। उसके बाद जब गदर मूवमेंट हुआ था, तो गदराइट्स यानी गदर पार्टी वाले जब भारत आए थे, तो उन्होंने रास बिहारी बोस को अपना लीडर बनाया था। लेकिन उसके बाद जब गदर मूवमेंट भारत में ठंडा पड़ा, उसके बाद रास बिहारी बोस कहाँ चले गए थे? भाग के जापान, मैंने बोला था। और जापान चले गए हैं, और वहां पे उन्होंने शादी उदी कर ली है, और सब परिवार के साथ रह रहे। अभी जो रास बिहारी बोस है ना, ये भैया, ये तो खिलाड़ी आदमी थे, इन्होंने धूमधाम मचाई है भारत में। तो ऐसा नहीं कि वहां पे जाके ये नौकरी कर रहा है चुपचाप, वहां भी इसका अच्छा स्ट्रक्चर हो गया है। वहां की जो जापानीज आर्मी, वहां पे इनकी अच्छी बातचीत है। इन्होंने वहां पे एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। ये इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और इनकी पार्टी के नाम में देखिए, ये चाह रहे हैं कि भारत आजाद हो। ये एक पार्टी बनाई थी। अब इसी बीच में क्या हुआ था, जापान बहुत सारे एरिया में अटैक कर रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे सैनिकों को पकड़ रहा था, यानी ये सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। लेकिन इन सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर में अधिकतर लोग भारतीय थे, क्योंकि सब भारतीय सैनिक थे, लड़ने हर जगह गए थे ये। रशिया और चाइना वॉर में नहीं थे, रशिया वॉर में था, रशिया वॉर में था, ठीक है। जर्मनी ने रशिया पे इन्वेट कर दिया था। और चाइना, चाइना वॉर पे नहीं था। चाइना पे तो जापान ठोके पड़ा था उसको। खैर, उसकी कहानी कभी और बताएंगे। तो अभी हम ये देख रहे हैं बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। जैसे ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आता है। बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे यहाँ पे। मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी युद्धबंदी थे, और सबसे बड़ा जो युद्धबंदियों का बेड़ा था वो सब सिंगापुर में था, मतलब सिंगापुर में लाके सबको इकट्ठा कर लिया था। अब इन ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जो कि सिंगापुर में थे, इनका एक लीडर था, उसका नाम था मोहन सिंह। क्या नाम था? मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। अब
रास बिहारी बोस ने एक जापानी जनरल था, उसका नाम था फुजियारा। फुजियारा से बात की कि यार फुजियारा, तुम्हारा दुश्मन कौन है? ब्रिटेन। मेरा दुश्मन कौन है? ब्रिटेन। तुमने जिन लोगों को पकड़ के रखा है वो बहुत सारे भारतीय हैं, तो एक काम करो, तुम ये जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है जो भारतीय हैं, इनको मुझको दे दो ना। ये रास बिहारी बोस बात कर रहे हैं। तो फुजियारा ने बोला ले लो, लेकिन तुम करोगे क्या? तुम तो कोई आर्मी जनरल भी नहीं हो, तुम्हें तो आर्मी कंट्रोल करने भी नहीं आती, तुम क्या करोगे? तो रास बिहारी बोस ने बोला यार हम चाहते हैं हमारा देश आजाद हो जाए, हमारा भारत आजाद हो जाए, और तुम्हारा दुश्मन भी ब्रिटेन है, ब्रिटेन को यहीं पे ठोको ना। बोला अच्छी बात है। तो फुजियारा ने रास बिहारी बोस से बोला यार लेकिन तुम कैसे करोगे? तो रास बिहारी बोस ने बोला ठीक है, मैं देखता हूँ इस प्रिजनर्स ऑफ वॉर में मैं किसी लीडर को ढूंढता हूँ। तो जो रास बिहारी बोस ने मोहन सिंह को चूज किया, यानी देखा कि यार ये बहुत अच्छा आदमी है, कैप्टन रैंक का आदमी है, और मोहन सिंह को बोला यार तुम लीड करो, तुम लीड करो। और मोहन सिंह से बोला तुम एक जितने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं इन सबको हम जापान का छोड़ रहा है, तुम इनकी एक आर्मी बनाओ, और इस आर्मी का नाम रखा गया आजाद हिंद फौज। क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है? भारत को आजाद कराना। इसको लीड कौन कर रहा? मोहन सिंह लीड कर रहा है। लेकिन मोहन सिंह बचपन से, यानी जब से बड़ा हुआ तब से ब्रिटिश आर्मी का नमक खा रहा था, ब्रिटेन के साथ काम कर रहा था। अब 35 साल की नौकरी के बाद आप बोल रहे हैं कि आप ब्रिटेन के खिलाफ काम करिए, ब्रिटेन के खिलाफ आपको लड़ना है, तो इसका मन नहीं गवाही दे रहा था। और जब मोहन सिंह को भी लग रहा था कि ये जो जापानीज है ना, इन पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब था। जैसा हिटलर को मतलब अपने नेताजी को लग रहा था हिटलर के लिए, वैसे जो मोहन सिंह को लग रहा था इसके लिए, जापानीज या फुजियारा के लिए। तो कुछ मतभेद होने लगे। तो फिर भैया फुजियारा ने रास बिहारी से बोला यार ये मोहन सिंह ठीक आदमी नहीं, इसको हटा दो। इसी बीच में नेताजी कहाँ पहुंच गए थे? जापान पहुंच गए थे। इसी बीच में नेताजी जापान पहुंच गए। और जब नेताजी जापान पहुंचे तो रास बिहारी बोस के तो मन में बहुत खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इनको अपना लीडर मिल गया। नेताजी के बारे में सबने जान रखा था कि इन्होंने क्या धूमधाम मचाई है भारत में। रास बिहारी बोस ने फटाक से नेताजी को बोला, नेताजी, मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में एक पूरी आर्मी बना के रखी है, आजाद हिंद फौज, आप उसको लीड कर लीजिए। नेताजी ने बोला ठीक है मैं लीड करता हूँ। तो मोहन सिंह को हटा दिया गया, क्योंकि मोहन सिंह के मतभेद हो रहे थे, तो इनको हटा दिया। लेकिन मोहन सिंह ने पूरी आर्मी बनाई थी। क्यों बनाई थी आर्मी? आजाद हिंद फौज क्या है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या थे, रास बिहारी बोस का क्या रोल है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग क्या है? क्लियर हो गया तो रिप्लाई करिए। यस सर प्रेजेंस ऑफ वॉर फिर से अब बता हम ये दीजिए। देख रहे हैं कि आजाद हिंद फौज, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए, आईएनए भी कहते हैं कहीं कहीं, है ना। वैसे आज तो इसका मैंने मतलब इंडियन नेशनल आर्मी कर दिया, लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी का जो शब्द है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, या आजाद हिंद फौज। अब हम नेताजी के बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने इस फौज में क्या क्या किया। ये फौज, जैसे मैंने बोला कि सिंगापुर में बेसिकली थी। अब इनका ये काम था कि इधर से देखिए, ये पूरा रास्ता जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे चलते चलते अगर हम थाईलैंड होते हुए, बर्मा होते हुए आएंगे, तो तब बांग्लादेश तो बना नहीं था, तब तो भारत ही सब था। तो जैसे ही हम म्यांमार पहुंचेंगे उसके बाद हम सीधे कहाँ पहुंच सकते हैं? भारत पहुंच सकते हैं ना। तो ये इनका टारगेट था कि हम लोग ऐसे ऐसे पहुंचेंगे और भारत को अटैक कर देंगे, और हम भारत को आजाद करा लेंगे। जापानी तो हमारे साथ दे ही रहे थे। तो आजाद हिंद फौज बनती है और नेताजी इसको लीड कर रहे हैं। नेताजी ने इस फौज में बहुत सारी नई नई चीजें की। पहली तो दुनिया की पहली ऐसी आर्मी थी जिसमें महिला बटालियन थी, महिला बटालियन, मतलब ऑल महिला बटालियन की, इसमें सारी महिलाएं हैं। और इस महिला बटालियन का नाम था, वैसे आजाद हिंद फौज के चार चार इन्होंने ब्रिगेड बनाए थे। एक ब्रिगेड का नाम था गांधी ब्रिगेड, अच्छा, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, ये इसका मतलब ब्रिगेड ही है ना, लिख नहीं रहा हूँ। तीसरा था सुभाष ब्रिगेड अपने नाम से, और चौथा था झांसी ब्रिगेड, झांसी ब्रिगेड। और झांसी ब्रिगेड जो थी ये ऑल महिला कंपार्टमेंट थी, और दुनिया की पहली ऐसी आर्मी होगी जहां पे प्योर महिला कंपार्टमेंट है। आज भी भारत सरकार में ऐसे कोई नहीं है, और ये आदमी ने आज से 80 साल पहले ऐसा सोच लिया था। तो 4 ब्रिगेड बनाई, सबके काम बांटे गए। इनकी जो आजाद हिंद फौज है के साथ नेताजी ने आजाद हिंद सरकार भी बनाई, नेताजी ने आजाद हिंद सरकार भी बनाई। आजाद हिंद सरकार, इसका मतलब क्या? सरकार मतलब क्या, मंत्री मंत्री थे क्या यहाँ पे? हाँ, नेताजी ने बकायदा पूरी सरकार बनाई थी। खुद इसके मतलब मेन लीडर ये थे नेताजी, बाकी इसमें वित्त मंत्री था, फिर और रक्षा मंत्री थे, सब पूरी पूरी सरकार थी यहाँ पे। और ये सब सिंगापुर से कंट्रोल कर रही थी। बकायदा इनके बैंक थे, इनकी डाक टिकट थी, इनकी नोटें छपा करती थी, सब कुछ होता था। दुनिया भर के 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी कि ये भारत की सरकार है।
और कभी कभी ये भी एक रीजन होता है कि शुरुआत में हमने देखा था कि जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसके पहले नेताजी, उसके बाद नेताजी और जो नेहरू हैं वो साथ थे, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी पूरी सरकार ये बना लिए हैं और 9 देशों ने इनको इनको सपोर्ट भी किया था। तो कहीं कहीं कहने वाले ये भी कहते हैं, कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि नेहरू को इनकी पॉपुलैरिटी से डर लग रहा था कि भाई ये पूरी सरकार लेके आ रहा, कल को यहाँ सरकार न बना ली, लेकिन उसमें हमें जाना नहीं है। बना सकती है, बनाती नहीं है ना, सब नेताजी नहीं होते बेटा। वो आदमी विजनरी था, 80 साल पहले सब सोच रहा था, तो इन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई, सब कुछ। और इनका मेन, आप समझो रास्ता, समझो रास्ता, कि हम ऐसे ऐसे जाएंगे और इधर से हम भारत में घुस जाएंगे। ठीक है, ये सब कर रहे थे, जापानीज का इनको सपोर्ट था। और मतलब जब नेताजी ने सिंगापुर में भाषण दिया था, तो यहाँ पे रहने वाले जितने भारतीय लोग थे, मतलब नॉर्मल सिविलियन, वो तक इतने एक्साइट हो गए थे कि नेताजी लीड कर रहे हैं, सुभाष लीड कर रहा। लोगों ने अपने बच्चों को भेज दिया आर्मी में, जाओ, पैसा दिया, अपने जेवर तक भेज दिए कि नहीं इनको सपोर्ट करो, ये देश को आजाद करेंगे। मतलब नेताजी की इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी थी कि आम आदमी ने अपने अपने गहने तक बेच बेच के पैसा दे दिया इनको कि आप पैसे लीजिए, आप देश आजाद करने जा रहे हैं। इतनी पॉपुलैरिटी थी नेताजी की। और सिंगापुर में इन्होंने ये सब शुरुआत किया था। अब उसके बाद ये सब आगे चले, तो जब ये चले हैं, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, जब ये चले हैं तो इन्होंने सबसे पहले, अब ये देखिए मैंने रास्ता बताया था कि यहाँ से ऐसे 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 करते हुए आएंगे यहाँ पे। तो एक शहर है यहाँ पे मोइरांग नाम का, मोरांग या मोइरांग कह सकते हैं। मोइरांग शहर आज भी है मणिपुर में। देखो यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर से म्यांमार की बॉर्डर लगती है, ये हमारा एक तरह से ट्रांसिट पॉइंट है। अगर आपको म्यांमार जाना है तो मोइरांग जाइए, मोइरांग में आपका टिकट टुकट चेक होगा और मोइरांग से गेट खुलेगा और आप सीधे तामू जा सकते हो। तामू, तामू, तामू कहाँ है? म्यांमार में। तो जो पहला झंडा फहराया गया था, या पहला झंडा फहराया गया था भारत में इंटरनेशनल आर्मी द्वारा या आजाद हिंद फौज द्वारा, वो था मोइरांग में, मणिपुर में। क्योंकि आएंगे तो यहीं पहुंचेंगे ना, सीधे खटाखट यहीं पहुंचेंगे। उसके बाद इन्होंने ये सब 1944 की बात है। 1944 में धूमधाम मचा दिया इन लोगों ने। यहाँ पे एक बहुत खतरनाक लड़ाई हुई थी, इम्फाल की लड़ाई, एक लड़ाई है कोहिमा की लड़ाई। और यहाँ पे अब आप देखो, दोनों तरफ ब्रिटिश आर्मी ही है। एक तरफ जो, मान लो देखो ये आजाद हिंद फौज, मैं आजाद हिंद फौज कर दे रहा हूँ, एक तरफ जो यहाँ पे लोग हैं ये भी ब्रिटिश आर्मी द्वारा ट्रेंड है, लेकिन ये अब देश के लड़ रहे हैं। और एक तरफ जो ब्रिटिश आर्मी है उसमें भी भारतीय हैं और ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे एक इसका दोस्त इधर से लड़ रहा है, एक इसका दोस्त इधर से लड़ रहा है, लेकिन दोनों ब्रिटिश आर्मी है। लेकिन एक अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रही है आजाद हिंद फौज, और एक वो है जो ब्रिटेन के पगार लेके ब्रिटेन के खिलाफ काम कर रहे हैं। हाँ, सब सब साथ चल रहा था। ज्यादा डीप में मत घुसो, बस इतना जानो। अब ये क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे इलाके जीतना शुरू कर दिए। और फिर ये जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पे तो मैंने बहुत जूम आउट कर दिया, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, इन्होंने इसको जीता और अंडमान और निकोबार का नाम बदल दिया। अंडमान का नाम रख दिया शहीद शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। इन्होंने ये पूरा जीत लिया। ठीक है, क्योंकि जापानीज का सपोर्ट था ही, आर्मी नेवी सब थी। जो लड़ रहे थे वो सब आर्मी के पर्सन से, उन सबको पता था कैसे बंदूक चलानी है, कैसे नाव चलानी है, कैसे नेवी चलानी है, सब पता है उनको। धूमधाम से लड़ाई हो रही है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, अब जब ये यहाँ पे पहुंचना शुरू हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे जापानीज जो लोग रहते हैं, कहाँ के जापानीज, ये लोग भी, अब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है, ये लोग भी हारने लग गए हैं, तो इन लोगों ने यहाँ पे ध्यान देना कम कर दिया। अब हमारी आर्मी यहाँ अटक गई, आजाद हिंद फौज के 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे अटक गए, बताइए। और बारिश भी शुरू हो गई थी, न खाने को था, बीमारी अलग हो रही थी, मच्छर काट के मलेरिया अलग हो रहा था, लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन जापान ने सीधे सीधे हाथ धीमे धीमे खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी पिट रहा था वहां पे। और हम देखेंगे बाद में उस पर तो न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। तो हमारी बहुत बड़ी आर्मी यहीं पे अटक के रह गई और कुछ तो मारी गई। अब ब्रिटिश जो एयरफोर्स थी उसने धूमधाम यहाँ मचाई, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया। तो लगभग 25,000 लोग, लगभग 25,000 लोगों को बंदी बना लिया गया। आजाद हिंद फौज के लगभग 25,000 लोगों को बंदी बना लिया गया और इन पे फिर मुकदमे चले। और इसी बीच में खबर आती है 1945 में कि ताइवान, यहाँ पे एक छोटा सा देश है ताइवान, कहाँ दिखाऊं ताइवान में आपको, ये है ताइवान। ताइवान, इसको पहले फॉर्मोसा कहते थे, फॉर्मोसा। तो ताइवान की यात्रा में जा रहे थे और यहाँ पे इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और खबर आती है कि सुभाष बाबू नहीं रहे, इनका प्लेन क्रैश हो गया 1945 में। और इनकी पूरी ब्रिगेड जो है वो टूट टाट गई, क्योंकि खाने को इनके पास खाना नहीं बचा, गोलियां तो छोड़ दो, क्योंकि जापान धीमे धीमे हाथ खींचना शुरू कर दिया। और फिर बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, अच्छा, मैंने झांसी ब्रिगेड के बारे में बात की थी कि दुनिया की पहली महिला ब्रिगेड थी, इसको लीड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
कैप्टन लक्ष्मी सहगल लीड कर रही थी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत किया, इन्होंने एक तरह से लगभग आधा नॉर्थ ईस्ट जीत लिया था, अंडमान निकोबार जीत लिया था, लेकिन जापान ने अपने आप को पीछे खींच लिया, हम अटक गए, हम बीच में अटक गए। ठीक है, सुभाष बाबू 1945 में ताइवान की यात्रा में जा रहे थे, उनका प्लेन क्रैश हो गया और ये कह दिया कि सुभाष बाबू नहीं रहे। अब आजाद हिंद फौज को लेकर कुछ बातें देख लो। आपने जय हिंद का नारा सुना होगा, जय हिंद, ये सैल्यूटेशन है, ये किसने दिया? ये आजाद हिंद फौज ने दिया। आपने एक गीत सुना होगा, कदम कदम बढ़ाए जा, ये किसका नारा है? ये किसने पैदा किया? आजाद हिंद फौज ने पैदा किया। ठीक है, और ये ऐसी फौज थी दुनिया की जहां पे जात पात रंग रूप किसी का भी भेद नहीं था। जैसे हमारी अंग्रेज आर्मी देखिए, जो क्योंकि ब्रिटिश आर्मी थी, बाद में हमने उसको ले लिया। हमारे मराठा है, फिर मराठा ब्रिगेड है, सिख ब्रिगेड है, ये बटालियन, मतलब जात के नाम से, इलाके के नाम से, कास्ट के नाम से, महार रेजिमेंट, इन सब के नाम से भेदभाव है, क्योंकि ये इनकी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी कि सबको अलग अलग बना दो कि भैया तुम्हारी ये जात है, इस रेजिमेंट में ये लोग रहेंगे। लेकिन इनकी फोर्स में ऐसा नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रह रहे हैं, सब एक रसोई में खाना बन रहा है, सब एक साथ खा रहे हैं, कोई भेद नहीं कि लड़की की लड़का है, सब मतलब जिसे कहते हैं कि राम राज्य, इनकी आर्मी में राम राज था और सब खुश थे। किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा था, सबको पता है कि मारे जाएंगे, लेकिन सब देश को आजाद कराने के लिए यहाँ से चल निकले और बहुत सारे लड़ते लड़ते मारे गए, बहुत सारे जेल में पकड़े गए। और ये जो पकड़े गए, इनका जो इनकी सुनवाई हुई, इसे कहा जाता है आईएनए ट्रायल। क्या कहा जाता है? आईएनए ट्रायल, यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग बंदी बनाए गए थे उनका सुनवाई तो होगी, इसको कहा जाता है आईएनए ट्रायल। और बाद में ये जो ट्रायल हुआ है, ये बाद में अंग्रेजों ने पब्लिकली करना शुरू कर दिया, और इसी को कहा जाता है लाल किला ट्रायल, या लाल किले की सुनवाई, ये 1946 में होगी। तो लाल किले में खुलेआम सबके सामने इनकी सुनवाई हो रही थी कि दुनिया को भी दिखाएं, भारत को भी दिखाएं कि अगर हमसे गद्दारी करोगे, ये लोग हमारे सैनिक थे, हमसे गद्दारी करेंगे, इसलिए हम खुलेआम इनकी सुनवाई करेंगे और जो भी फैसला होगा जनता देखेगी। लेकिन ये इनको बैकफायर कर गया, आपने खुलेआम उन लोगों की सुनवाई कर दी जो लोग देश के लिए लड़ने आ रहे थे, जो देश के लिए मर रहे थे। तो आम जनता के लिए, इन लोगों के लिए सहानुभूति थी जो आजाद हिंद फौज के सैनिक थे जो पकड़े गए थे। और फिर ये जो आजाद हिंद फौज के लोग पकड़े गए थे, इनकी पैरवी करने के लिए एक पूरी टीम बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, जवाहर नेहरू, लाल नेहरू, भूला भाई, ये तो मेरे ख्याल से पिछले साल का बेसिक क्वेश्चन कि भूला भाई कौन कौन थे उस वकीलों की टीम में जिन्होंने आईएनए ट्रायल के लोगों के पक्ष में अपना फैसला, मतलब पैरवी की थी, है ना। तेज बहादुर सप्रू, ये सब लोग थे जो कि इनकी पैरवी कर रहे थे। तो लाल किला जो ट्रायल है, आईएनए ट्रायल, और इस ट्रायल की वजह से ना भाई, है तो ये सैनिक, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ब्रिटेन की आर्मी में जो भी छोटी छोटी आर्मी है, मतलब जो भी इनके हेडक्वार्टर, यहाँ भी बगावत शुरू हो गई, यहाँ भी बगावत शुरू हो गई। पैरवी मतलब रिप्रेजेंट करना कि भाई मेरा वकील मेरे लिए क्या करेगा, उसे कहते हैं पैरवी करना, कि आपकी तरफ से कौन बात करेगा, उसे पैरवी कहते हैं। तो आपने सैनिकों का खुलेआम ट्रायल कर रहे हैं, और ये सैनिक आज से 1 साल पहले तक तो आपकी सेवा कर रहे थे ना। तो इनके अलग अलग जो इनके हेडक्वार्टर्स है ना, चाहे वो नेवी की हो, एयरफोर्स की, यहाँ पे हड़तालें शुरू हो गई, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया। और इसी में एक बॉम्बे में विद्रोह शुरू होता है, यहाँ पे एक नेवी, मतलब एक शिप रहता है, उसका नाम रहता है HMS तलवार। ये 1946 की बात मैं कर रहा हूँ। इसी को हम कहते हैं रिन। रिन मतलब वो कपड़े वाली साबुन नहीं है, रिन। रिन मतलब होता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। मतलब यहाँ पे बॉम्बे में एक हमारा एक जहाज था, उसका नाम था HMS तलवार, क्योंकि उस समय हम आजाद नहीं हुए थे। तो जो भी नेवी का जहाज होता था उसका फुल फॉर्म होता था हिज मैजेस्टी शिप, हिज मैजेस्टी शिप। लेकिन आज हमारे पास जो भी जहाज है, जैसे हम बोलते हैं INS विक्रमादित्य, तो आज हम क्या लगाते हैं? INS लगाते हैं। INS मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, ये लगाते हैं। पहले HMS लगता, तो HMS तलवार में विद्रोह हो गया।
और यहाँ पे जो सैनिक थे वो इस बात पे विरोध कर रहे थे, नेवी के लिए थे कि भाई हमको आप अच्छा खाना नहीं देते, हमारे साथ भेदभाव करते, हमारी पगार कम है, हमसे काम ज्यादा कराते हो, ये सब था। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि नो फूड नो वर्क। और ये कब हो रहा है? जब आपने खुलेआम लाल किले में सुनवाई शुरू कर दी है, तो जितने और देश में सैनिक थे ना, उनको भी उनका भी दिमाग खराब हो गया कि कौन सा हम यहाँ पे जन्नत में रह रहे हैं, कौन सा स्वर्ग दे रहे हो तुम हमें काम, हम तुम्हारे यहाँ काम कर रहे हैं तो कौन सा स्वर्ग मिल रहा है हमें? ना पगार मिल रही है, ना इज्जत मिल रही है, भेदभाव अलग है, गाली अलग सुनाते हैं, क्योंकि बड़े ऑफिसर सब अंग्रेज थे। तो ये रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटनी थी 1946 में हुई थी, और इसने एक तरह से अंग्रेजों को सबक सिखा दिया कि भैया अब इस देश की सेना भी तुम्हारे साथ नहीं है, चुपचाप इस यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये सैनिक तुमको मार देंगे गोली। तो ये इन्होंने स्लोगन दिया था नो फूड नो वर्क, मतलब ना हम खाना खाएंगे ना हम काम करेंगे, क्योंकि खाना तुम घटिया देते ही हो, पानी वाली दाल देते हो। तो इन्होंने बोला था नो फूड नो वर्क, मतलब रीजन तो उनके बहुत सारे थे, लेकिन इन्होंने एक स्लोगन निकाला था कि भैया, हाँ वकालत बोल सकते हैं, वकालत। तो ये रॉयल इंडियन नेवी जो म्यूटनी है, विद्रोह है, ये एचएमएस तलवार से शुरू हुआ था। और ये इसका सबसे मेन रीजन ये था कि आपने जो लाल किले के जो ट्रायल है वो खुलेआम करने शुरू कर दिए, और एक सैनिक जिसने आपके लिए 30 साल की सेवा कर दी, उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक भी थे ना आईएनए के जिनका कैरियर बहुत अच्छा था, लोग उनको जानते थे, भाई आर्मी नेवी वाला तो पहचानेगा ना कि ये हमारे साहब है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और आप इनको खुलेआम बंदी बना के उनके हाथ में हथकड़ी बांध के जनता के सामने खड़े कर दियो कि ये सब दोषी हैं, ये सब सुहास के साथ लड़ने आए थे हमसे, इन सबको तो हम गोली मारेंगे। तो एक सैनिक कैसे सह लेगा? क्योंकि कौन सा वो जो मतलब इंडियन नेशनल आर्मी के जो लोग थे, वो कौन सा गलत काम कर रहे थे? वो देश को आजादी कराने तो आ रहे थे, उनकी किस्मत साथ नहीं दी, नहीं तो वो सही में आजाद करा देते। तो जब ऐसा हुआ ना, और कांग्रेस में मैंने बोला भोला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सब लोग जो थे, ये इनके सपोर्ट में आ गए, बोले कि अगर पेशी करनी है, बगावत करनी है, तो हम करेंगे, हम इनकी सहयोग को। बाद में इनको छोड़ भी दिया गया, जितने भी आईएनए ट्रायल हो रहे थे ना, अंग्रेजों को समझ में आ गया, विद्रोह शुरू हो गए। जैसे हमने बोला एचएमएस तलवार में विद्रोह शुरू हो गया, यानी यहाँ के जो भाई आपके ऑफिसर 5 है, लेकिन सैनिक तो 500 है ना, अब 500 ही काम नहीं करेंगे तो 5 क्या कर लेंगे? तो फिर इनको समझ में आ गया भैया आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद अंग्रेज लाइन पे आ गए। और इन्हीं सबको देखते हुए 20 फरवरी 1947 को, ध्यान रखिएगा तारीख, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन में, मुझे बताओ इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? सर अभी क्या? क्लेमेंट एटली, है ना? तो 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने ब्रिटेन में, वहां की जो संसद है, हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे एक पत्र पढ़ा, एक घोषणा करी। क्या? ये एटली पढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, एटली का घोषणा पत्र 1947 में आया। तब तक यहाँ पे लाल किला ट्रायल हो चुका है, 1946 में हमारी जो उस समय की रॉयल इंडियन नेवी है वो विद्रोह कर चुकी है। तो इसने 20 फरवरी 1947 को एटली ने अपनी घोषणा करी, कहाँ करी? ब्रिटेन में करी। क्या बोला कि जून 1948 तक, जून 1948 तक हम भारत को आजाद कर देंगे। ये एटली ने घोषणा की थी, ब्रिटेन में की थी। तारीख देखो 20 फरवरी 1947, याद रखना एटली की घोषणा कब हुई थी और क्या बोला था। और अगले ही दिन 20 फरवरी के बाद अगला दिन क्या होगा? 21 फरवरी होगा ना। 21 फरवरी 1947 को वायसराय बदल दिए गए। अब जो वायसराय आता है उसका नाम है माउंटबेटन। एक दिन बाद ही आदेश निकला कि अब भारत के जो वायसराय रहेंगे वो रहेंगे माउंटबेटन। और माउंटबेटन को ये बोला एटली ने कि जा रहे हो बेटा जाओ, और भारत को आजाद तुम्हें करवाना है, तो उस हिसाब से तुम देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रपोजल होंगे, क्या क्या नियम कायदे कानून होंगे, कैसे पाकिस्तान बनेगा, कैसे हिंदुस्तान बनेगा, सब तुम देखो। मतलब माउंटबेटन को इसीलिए भेजा गया था क्योंकि एटली ने एक दिन पहले घोषणा कर दी थी कि हम भारत को आजाद करेंगे, लेकिन उसने टाइम क्या दिया था, लिमिट, जून 1948 तक कर देंगे, टिल। और माउंटबेटन को अगले दिन अपॉइंट करके बोल रहा है अब निकलो बेटा, पकड़ो पानी का जहाज या प्लेन में बैठो और निकलो भारत और जाओ, और तुम्हें भारत को आजाद करना है। इसलिए ये आखिरी वायसराय है और इसी के समय भारत आजाद होगा। ये कहानी क्लियर हो रही? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। अब माउंटबेटन भारत आ चुका है, ठीक है। माउंटबेटन जब भारत आया है तो इसने
3 जून 1947 को अपना एक प्लान दिया, जिसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान। 3 जून आया भारत भाई, 21 फरवरी को इसकी नौकरी मिली है कि यू आर नाउ न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया, आप ये भारत पहुंचे। इन्होंने जून में अपना एक प्लान दिया जिसे कहते हैं माउंटबेटन प्लान, और इस प्लान में इन्होंने बोला कि 2 देश बनेंगे, एक बनेगा इंडिया, एक बनेगा पाकिस्तान। ये इसने कह दिया। इसने बोला 15 अगस्त को आजाद कर दूंगा मैं। जून में कह रहा है कि अगस्त में आजाद कर दूंगा, और वहां पे क्या उसने कहा था कि 48 में करेंगे। इसने 47 इसलिए किया कि जब ये यहाँ पे आया, इसने देखा दंगे भड़के हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे को मार काट डालेंगे, इससे अच्छा जल्दी से जल्दी आजाद करो और निकलो। ये भी बोला कौन सा मैं झंझट में फंसूं, देश तो बनने ही है, जितना लेट करूंगा उतना हिंदू मुसलमान लड़ते रहेंगे, बना दो। तो इसने बोला इंडिया और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, 15 अगस्त 1947 को मैं आजाद कर दूंगा। इसने एक अपने ऑफिसर को बुलाया, उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ उसका नाम था। रेडक्लिफ से बोला, रेडक्लिफ यार एक काम करो, 2 देश बनाने हैं और तुम बॉर्डर बना दो। रेडक्लिफ को बोला तुम बॉर्डर बना दो, इसलिए इनको किसका अध्यक्ष बनाया गया, बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया कि तुम भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर तय करो। तो रेडक्लिफ ने, भाई इसको अनुभव तो कुछ था ही नहीं, समय भी कम था, ये इसने मंगाया होगा अपने ऑफिस में, भाई मैप लेके आओ भारत का, देखा होगा मैप, बीच में लाइन खींच दी होगी। ये मान लो उस समय भारत का मैप था ऐसा। बोला इधर से ये दे दो पाकिस्तान को, ये दे दो पाकिस्तान को, इधर से ये दे दो पाकिस्तान को, क्योंकि इसने कुछ भी सर्वे नहीं किया बेवकूफ आदमी ने, और इसने रेखा बना दी। और पाकिस्तान की जो रेखा है उसे हम रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, रेडक्लिफ लाइन। और भारत बांग्लादेश की जो भी रेखा है उसको भी क्या कहेंगे, रेडक्लिफ लाइन कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, रिप्लाई करिए। यस सर। यस सर। भैया चर्चिल, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ है सेकंड, तब चर्चिल चला गया है, चर्चिल के बाद एटली आया है, ठीक है। तो बाउंड्री कमीशन बनाया गया फटाफट। रेडक्लिफ को बोला भाई 2 देश बनाने हैं, फटाफट बताओ कहाँ कौन बनेगा। इसने बोला साहब ये जो आपका बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ये इनको दे देंगे। इधर वाला जो एरिया है यहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, ये इनको दे देंगे। मोस्टली जो 1946 में जो चुनाव हुआ था उसमें जहां जहां मुस्लिम लीग की सरकार थी, मैंने बोला था सिंध में बनी है सरकार, पंजाब में बनी है और बंगाल में बनी है, तो ये मोस्टली उनके पास चले गए। और बोला गया ये जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे रेफरेंडम करवाएंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे और इनको दे देंगे। देखो, लेकिन अब ये जो सिंध की बात करें या पंजाब की बात करें, ऐसा तो नहीं कि यहाँ सिर्फ पंजाबी रहते थे, यहाँ सारे या सिर्फ मुस्लिम रहते थे, पंजाबी बहुत सारे रहते थे। तो इन्होंने पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, बोले एक पंजाब तुम ले लो, भारत एक पंजाब इसको, मतलब पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए। वेस्ट पंजाब मतलब आज हमसे बड़ा पंजाब पाकिस्तान के पास है, ठीक। और इसने फटाफट बाउंड्री कमीशन बनाया रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, उसने बना दिया देश। इस बेवकूफ ने ये नहीं सोचा, इसकी कहीं कहीं रेखा ऐसी गई है कि मान लो किसी का खेत है, आधा खेत पाकिस्तान आधा खेत हिंदुस्तान, किसी किसी का घर 2 कमरे पाकिस्तान 3 कमरे हिंदुस्तान, ऐसा भी हुआ है। ऐसे तो महान थे ये रेडक्लिफ साहब। और ऐसा जिसे कहते हैं जहर का बीज बो के चले गए कि आज भी हम बड़े पड़े हैं, इधर भी लड़ाई इधर भी लड़ाई। तो माउंटबेटन प्लान ये था कि 2 देश बना दूंगा, इंडिया पाकिस्तान बना दूंगा और 15 अगस्त को आजाद कर दूंगा। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान के जिन्ना साहब ने बोला यार साहब आप तो हैं तो गवर्नर वाइसराय, तो हमारे यहाँ आइए। तो बोला यार एक दिन में मैं दोनों देश को आजाद कैसे कर दूंगा, और दोनों देश बोल रहे हैं नहीं नहीं आपको तो हमारे यहाँ आना पड़ेगा, हमारा इंडिपेंडेंस डे रहेगा। इसलिए बोला कि पाकिस्तान को एक दिन पहले आजाद कर दूंगा। इसलिए पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ 14 अगस्त को, और इस्लामाबाद से में उन्होंने झंडा उंडा फहराया उनका, फटाफट कार में बैठे अगले दिन आए यहाँ पे भारत में दिल्ली में फिर भारत को आजाद करा दिया। नहीं तो डेट एक ही थी 15 अगस्त, लेकिन फिर पाकिस्तान वाले जिन्ना साहब ने बोला नहीं नहीं आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा, हमारे यहाँ की चाय पीनी पड़ेगी पाकिस्तान की। बोले ठीक है भाई चाय पीनी तो आना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान को एक दिन पहले बनाया गया। यहाँ तक की कहानी क्लियर, तो रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। अब जो हमारी संविधान सभा है, ये 9 दिसंबर को पहली बार 1946 में बनी थी। ये काम कर रही है, इसका काम खत्म नहीं हुआ है। आप 15 अगस्त को आजादी दे रहे हो, अभी हमारे पास कानून कुछ बने ही नहीं है। हमारे पास जब संविधान ही नहीं बना तो हमारे यहाँ ना यूपीएस मतलब सिविल सर्विसेज कैसे होंगी, कैसे काम करेंगी, कोर्ट कैसे काम करेंगी, कुछ नहीं पता। तो हमने बोला किसको, माउंटबेटन को, माउंटबेटन एक काम करो यार, तुमने आजाद कर दिया ठीक है, लेकिन तुम 1948 तक, जून 1948 तक, यानी जब तक हमने अपना काम कर लिया था तब तक माउंटबेटन हमारा जीजी रहा है।
क्योंकि वाइसराय का पद तो खत्म हो गया भाई, देश आजाद, तो ये रानी का आदमी जो होता है वो वाइसराय कहलाता है, अब तो रानी रही नहीं, इसलिए इसको फिर से हमने जीजी कहा। तो हमारे देश में के जीजी माउंटबेटन 1948 तक रहे। और मजे की बात है कि पाकिस्तान के जीजी वो 1956 तक रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो 1956 तक वो नौकरी में था, मतलब पाकिस्तान में जो जीजी का पद था मोटे वो है ना, वो 1956 तक अंग्रेजों के पास था। और जो उनके जिन्ना साहब थे वो तो कायदे आजम थे, कायदे आजम, बस वो कायदे में कभी रहे नहीं, लेकिन उनका नाम था कायदे आजम। और ये आदमी देश तुड़वा के 4 महीने बाद खत्म हो गया, मर गया, चला गया ये। लेकिन इसने पाकिस्तान बनाया ना, ये खुद मजे कर पाया कि मैं देश का मालिक बनूंगा, निकल लिए और कायदे आजम रह गए। और इस चक्कर में हम देख रहे हैं कि 8 साल और पाकिस्तान का जो जीजी है वो कौन रहेगा, अंग्रेज ही रहेगा। हमने तो 1 साल में इनको रफा दफा कर दिया, भाई निकलो। और इसके बाद हमने जो हमारे CR साहब थे, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, उनको हमने फिर अपना जीजी ऑफ इंडिया बनाया था। और फिर उसके बाद सीधे जो राष्ट्रपति का पद है वो किसको मिलता है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र बाबू को। 26 जनवरी 1950 हमने गणतंत्र हो गए और हमने राजेंद्र बाबू को बोला आप यू आर नाउ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ तक की ब्रीफिंग क्लियर हुई, रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। फिर से मैप में चलते हैं। ये देखो, ये जो एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, यहाँ का जो एरिया, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। आप लोग कमेंट मत करो यार, ये पेन टैब हैंग हो जाता है। फ्रंटियर प्रोविंस, क्या कमेंट है पढ़ तो लूं पहले। गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे यार, उसने देश के लिए जान दे दी उसने। किसको कहोगे राष्ट्रपिता? वो इंसान अच्छी खासी साउथ अफ्रीका में उसका काम धंधा चल रहा था, वहां पे इतना बड़ा आदमी था, देश में आ गया, धोती पहना जीवन भर, है, लकड़ी वाली चप्पल पहना, बकरी का दूध पिया, कितना बड़ा आदमी था, न्यूटन तक उसका दोस्त था, है। वाइसराय उससे मिलने आ रहा है उसके घर, फिर भी उसने कोई पद नहीं लिया। उसने ये नहीं बोला कि मुझको कार चाहिए, जब जहां गया रोड पैदल गया। जब देश आजाद हो रहा था, यहाँ पे हम कबूतर उड़ा रहे थे दिल्ली में, और वो आदमी यहाँ पे नोआखली में बैठा हुआ था। यहाँ पे दंगे हो रहे थे, गांधी रोड में लोग चाकू लेके दौड़ रहे थे और गांधी सबको रोक रहा था, मत मारो यार, मत मारो मत मारो। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो यहाँ पे नोआखली में बैठ के लोगों को मना कर रहा था। लिटरली वो रोड में था, लोग दोनों तरफ से तलवार लेकर एक दूसरे को मार रहे थे और गांधी दोनों को रोक रहा था। हिंदू भाई तू रुक जा, मुस्लिम भाई तू रुक जा, हो सके तो मुझको मार दे। लेकिन दोनों इतना सम्मान करते, गांधी को किसी ने टच नहीं किया, लेकिन वो वहां दंगे रोक रहा था। यानी जब हमारा देश आजाद हो रहा था, उस रात को गांधी नहीं था दिल्ली में, सब थे सूट बूट पहन के, आओ हम भैया आजाद देश के मंत्री मिनिस्टर बनेगा। ये आदमी अपनी धोती लाठी लेकर वहां पे लोगों को रोक रहा था, मत मारो एक दूसरे को। और हुआ भी क्या, देश आजाद हुआ और उसके कुछ महीने बाद हमने देखा नाथूराम गोडसे ने 3 गोली ठोक दी इनको, और ये कहते हुए कि आपने पाकिस्तान बनने दिया। लेकिन अब आप लोगों को शायद लग गया होगा कि गांधी की कोई गलती नहीं है। 1940 से ही पाकिस्तान का रोना चल रहा है। और थोड़ा और पहले चले तो 1937 का जो इलेक्शन है, जिसमें मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह हारी थी, इस इलेक्शन ने तय कर दिया था कि पाकिस्तान तो बनेगा। गांधी क्या भगवान आ जाते ना तो भी बनता। हाँ, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा बात डिस्कस नहीं करते, अपन ये बोल रहे हैं कि ये जो इलाका है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ पे एक व्यक्ति था, उसका नाम था खान गफूर खान। इनको हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। ये जो व्यक्ति था ना, ये बोल रहा था कि मुझे पाकिस्तान में नहीं जाना है, यहाँ पे जन्म संग्रह नहीं हुआ था। और इनका जो इनकी जो टीम थी वो लाल कपड़े पहनती थी, लाल शर्ट पहनती थी। इनको कभी कभी लाल शर्ट भी कहते हैं, लाल कपड़ा पहनते थे। और इनकी जो पार्टी थी उसको कहते थे खुदाई खिदमतगार। तो फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, खान गफूर खान को। ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, ये वाला इलाका जहाँ जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लगता है। हम जब आजाद हुए तो 563 देसी रियासतें थी। 563 में से 560 में तो आजादी तक यानी 15 अगस्त तक हमारे साथ मिल गए थे। लेकिन जो 3 बचे, 3 ने कर दिया बवाल। एक थी जम्मू कश्मीर, एक थी यहाँ पे जूनागढ़, और एक यहाँ पे बहुत बड़ी थी हैदराबाद। हैदराबाद उस समय हमारे देश की सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, सबसे अमीर थी। इन तीनों ने मना कर दिया कि भाई अभी हम नहीं मिल रहे। और इन तीनों के साथ हमने कुछ हमको तीनों को मिक्स करना था। तो
पहले जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ में एक व्यक्ति था, उसका नाम था महावत खान, था वो मुस्लिम। उसने तुरंत, अब देखिए जूनागढ़ की बॉर्डर यहाँ पाकिस्तान से लगती है पास में, तो इसने जिन्ना से सीक्रेटली एग्रीमेंट कर लिया कि हम पाकिस्तान में मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जूनागढ़ की, जूनागढ़ में आपको मिलेगा गिर नेशनल फॉरेस्ट, यहाँ पे एशियाई शेर मिलेंगे आज यहाँ पे आपको। तो यहाँ की जनता सब हिंदू थी, ये भड़क गई, ऐसे कैसे हम पाकिस्तान में जाएंगे। यहाँ पे रेफरेंडम हुआ और यहाँ पे 99% जनता ने बोला हमें इंडिया में जाना है। तो जूनागढ़ को तो हमने ऐसे कंट्रोल में कर लिया, और इसका जो महावत खान था वो तो भाग गया था, वो पाकिस्तान चला गया। हैदराबाद आ नहीं रहा था, बोला हम नहीं मिलेंगे, हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। और इनके पास खुद की एक आर्मी थी, राजाकार नाम की। इन्होंने बोला अपने पास तो इतनी बड़ी आर्मी है, तो देखते हैं कौन आएगा भारत पाकिस्तान, सबको मार देंगे। तो हो भी यही रहा था। वल्लभ भाई पटेल ने शुरुआत में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन 1948 में एक ऑपरेशन चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। अब पोलो में अपनी आर्मी उतार दी, 5 दिन के अंदर ये सरेंडर हो गया, बोला ठीक है साहब ले लो हैदराबाद को ले लिया हमने। ठीक, तो ये दो तो हो गए। अब कश्मीर का मुद्दा बात करते हैं। कश्मीर देखिए आप, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में था, और यहाँ का जो राजा था वो था हरि सिंह, ये हिंदू राजा था, लेकिन यहाँ की आबादी मुस्लिम थी। तो राजा चाह रहा था कि हम हिंदुस्तान में मिले। हाँ, यही सब रीजन है, सब इतिहास करंट अफेयर्स में कूद जाता है। तो यहाँ पे राजा हिंदू था और आबादी मुस्लिम थी यहाँ पे, तो आबादी चाह रही थी पाकिस्तान में मिले और राजा चाह रहा था हिंदुस्तान में मिले। लेकिन ये हुआ कि अभी हम कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन पाकिस्तान ने बोला जिस तरह इन्होंने जूनागढ़ को कब्जा लिया है, तो जूनागढ़ तो हमारे यहाँ से चला गया, तो क्यों ना हम कश्मीर कब्जा ले। इन्होंने अपनी आर्मी भेज दी। तो आर्मी भेज दी तो हरि सिंह भागे भागे भारत के पास आए, बोला यार सपोर्ट करो। तो हमने बोला यार आपने विलय पत्र में तो साइन किया ही नहीं है। तो 26 अक्टूबर को 1947 को इन्होंने विलय पत्र में साइन किया। तब तक हमारी आर्मी वहां गई, लेकिन तब तक बहुत बड़ा एरिया पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। जो एरिया वो कब्जा कर लिया था तब तक, उसको कहते हैं पीओके, जो आज भी पाकिस्तान के पास। और फिर हमने उसको कंट्रोल किया। तो कश्मीर का मुद्दा तो जो आप जानते ही हैं। तो ये पीओके तभी कब्जे में आ गया था 1947 में, मतलब आज़ादी के 2 महीने बाद ही पाकिस्तानी आर्मी यहाँ घुस गई थी। तो ऐसे करके हमारा देश बना है। और उसके बाद 1956 में हमारे बहुत सारे जो राज्य थे, हमने उसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था फजल अली की अध्यक्षता में। उसके बाद हमारे बहुत सारे राज्य बने, हम भी पैदा हुए। एमपी भी 1 नवंबर 1956 को ही पैदा हुआ। उसके बाद की कहानी तो आप लोग सब जानते ही होंगे। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो।